हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज फाइनली मेरे पास आपकी 5 अप्रैल 2025 को होने वाली कक्षा 12वीं की हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट का पेपर फाइनली आज मेरे पास आ चुका है। तो सारे प्यारे विद्यार्थी जल्दी जल्दी हमारे इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दे। बिकॉज मैं इस वीडियो के अंदर आपके 5 अप्रैल 2025 को कक्षा 12वीं की होने वाली हिंदी साहित्य विषय का पेपर इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। पेपर तो बताऊंगा, लेकिन उसी के साथ में मैं उसकी आंसर की है वो भी इसके अंदर बताने वाला हूं। आप देख सकते हैं ये आपका हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर का पेपर है, जो कि 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा और जो पूर्णांक है वो 80 नंबर का है। ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये है आपका पेपर और एकदम 100% रियल और असली पेपर है। आप इसको अच्छे से तैयार करके जा सकते हैं। अगर आप इस पेपर को अच्छे से तैयार करके 100% तैयार करके जाते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके इस एग्जाम के अंदर 80 में से 80 जरूर आएंगे। तो सारे प्यारे विद्यार्थी हमारे इस चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है वो बताने वाला हूँ। तो करते हैं आपके इस आज का 5 अप्रैल को होने वाले पेपर की शुरुआत। ठीक है, ये तो आपका पेपर है। यहाँ पे पेपर में आपके लिए तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, वो आपको यहाँ से पढ़ लेने हैं। ओके, उसके बाद में फिर हम लोग डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पेपर। ठीक है, जिसमें आपका जो खंड अ है वो रहेगा एमसीक्यूज बेस्ड, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 15 तक एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। और यहाँ पे आपका जो पहला प्रश्न है वो है आपका सूरदास की झोपड़ी कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, भैरव, जगदर, सुभागी और सूरदास। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन द सूरदास। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भैरव को उकसाने में मुख्य भूमिका किसकी थी। ऑप्शन अ जगदर, सुभागी, नायक राम, ठकुरुद्दीन। ओके, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन अ जगदर। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कोया किससे कहते हैं। ऑप्शन अ कुमुद, ऑप्शन ब कमल को, ऑप्शन स है हर सिंगार को, ऑप्शन डी ड है आपका बशीन को। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन अ कुमुद को। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है सबसे खतरनाक सांप जिसके काट लेने पर आदमी घोड़े की तरह हिन हिना कर मरे। तो उसको क्या को नाम था उसका, धामिन, घोर कडाइच, मजगदीवा, खटारा। ठीक है ना। तो यहाँ पे यहाँ इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ब घोर कडाइच। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 रहेगा खाओ उजाड़ू सभ्यता में प्रमुख देन किसकी है। भारत, अमेरिका, पाकिस्तान या चीन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ब अमेरिका। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि माने जाते हैं तुलसीदास, जायसी, विद्यापति, घनानंद। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, ये आपके लिए है, एक तरह का वर्क है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। विनय पत्रिका, कवितावली, रामचरितमानस, पद्मावत। तो यहाँ से विनय पत्रिका, कवितावली और रामचरितमानस ये सारी तुलसीदास की है, लेकिन पद्मावत नहीं है। पद्मावत है मलिक मोहम्मद जैसी की। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन द। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, देवसेना का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। स्कंदन गुप्त, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन अ स्कंदन गुप्त। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है किस मुनि को कुटज कहा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन अ है आपका वाल्मीकि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अगस्त्य। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर द अगस्त्य। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है दूसरा देवदास शीर्षक कहानी के रचनाकार है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका चंद्रजस शर्मा गुलेरी, ममता कालिया, निर्मल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु। तो यहाँ पर राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ब ममता कालिया। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 11। साझा लघु कथा में पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है शेर, किसान, हाथी, अन्य जानवर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा 11वीं का वो है आपका ऑप्शन अ शेर।
नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है समाचार लेखन की सबसे प्रचलित शैली कौन सी है? तो यहाँ पे फर्स्ट है आपका उल्टा पिरामिड शैली, दूसरा है सीधा पिरामिड शैली, चौथा है तीसरा है आपका विवरणात्मक शैली और द है आपका विवेचनात्मक शैली। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन अ यानी कि उल्टा पिरामिड शैली। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 8। आपका प्रश्न नंबर है 13। प्रश्न नंबर 13 है एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन कहलाता है। ऑप्शन अ स्तंभ लेखन, ऑप्शन ब आलेख, ऑप्शन स फीचर, ऑप्शन द है रिपोर्ट। तो वो होता है आपका फीचर यानी कि ऑप्शन स है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 पत्रकार के प्रकार होते हैं। ऑप्शन अ पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन द यानी कि उपयुक्त सभी ये सारे होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है नाटक का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? कथानक, चरित्र चित्रण, देश काल या संवाद। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन अ कथानक। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 1 से लेकर के 6 यानी कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है ना, फिल द ब्लैंक्स है। ओके, तो यहाँ से एक मार्क्स के 6 प्रश्न है। तो यहाँ पे देखते हैं इनके आंसर। आपका दूसरे का पहला है जिस काव्य रचना को पढ़ने से पाठक या श्रोता का चित्त द्रवित हो उठता है उसे गुण कहते हैं। तो उसे कौन सा गुण कहते हैं? तो उसे कहते हैं माधुर्य गुण, ठीक है ना, उसे कहते हैं माधुर्य गुण। तो यहाँ पे आपको भरना है माधुर्य। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 2। चित्त में तुरंत व्याप्त होने वाली रचना को गुण कहते हैं। उसके कौन सा गुण कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रसाद गुण, ठीक है, इसको कहते हैं प्रसाद गुण। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3। कवित छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। तो यहाँ पे कितने वर्ण होते हैं? तो वो होते हैं 31 से लेकर के 32 वर्ण होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 4। हरि गीतिका समछंद है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो किसका समछंद है? तो यहाँ पे चौथे का राइट आंसर है वो है आपका यहाँ रहेगा चौथे का राइट आंसर रहेगा, उसमें आएगा आपका 4 चरण वाला समछंद, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है 4 चरण वाला समछंद। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 को लिखने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे इनके आंसर है, मैं हटा रहा हूँ, इनको रफ कर रहा हूँ। आप इसको वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको मैं रेज कर देता हूँ बिकॉज अपने पास में ज्यादा स्पेस नहीं है तो लिखने के लिए, आंसर लिखने के लिए, ठीक है। आपका नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 5। अब स्पेस अपने पास आ गया है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा, देखते हैं क्या है। अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। वो कौन सा अलंकार होता है? तो वो होता है आपका प्रतीप अलंकार, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर है वो है आपका प्रतीप अलंकार। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 6। जहां कारण न होने पर भी कार्य संपन्न हो वहां अलंकार होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर जो अलंकार होता है उसका नाम है, उसको कहते हैं विशेषोक्ति अलंकार, ठीक है ना, विशेषोक्ति अलंकार उसको कहते हैं। अलंकार पीछे लिखा हुआ है, सिर्फ आपको विशेषोक्ति भरना है। तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट था जो कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक सॉरी एमसीक्यूज थे 1 से लेकर के 15 तक। तो यहाँ पे मैंने इनके राइट आंसर बता दिए हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 2 था जिसमें 1 से लेकर के 6 तक थे जो फिल इन द ब्लैंक्स थे, वो भी एक नंबर के थे। तो 15 और 6 यानी कि टोटल 21 मार्क्स के आपके यहाँ से आंसर मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले वंस अगेन मेरी आप सभी प्यारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपका प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 रहेगा वो है आपका अपठित गद्यांश। तो यहाँ पे ये आपका अपठित गद्यांश है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और उसके बाद में यहाँ पे इसके प्रश्न दिए गए हैं 1 2 3 आगे बढ़ते हैं 4 5 और 6, ठीक है ना। तो इस पर गद्यांश पद्यांश आपका क्या था? अपठित गद्यांश। इसके अकॉर्डिंग 6 प्रश्न है, इनके आंसर आप इसमें से देख करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है आपका अपठित पद्यांश। तो इसको आपको पढ़ना है और यहाँ से आपका अपठित पद्यांश है और इससे रिलेटेड आपके जो प्रश्न है वो आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं और इनका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बड़े प्रश्न है तो इनके आंसर मैं यहाँ नहीं बता सकता आपको। 1 2 3 4 5 और 6 यानी कि 6 प्रश्न है टोटल इस अपठित पद्यांश से। इनके आंसर आपको यहाँ से लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा वो रहेगा खंड ब है आपका, जिसके अंदर प्रश्न नंबर 5 से लेकर के 15 तक प्रत्येक प्रश्न के अधिकतम उत्तर शब्द 140 शब्द की है, ठीक है ना। यानी कि एटलीस्ट आपको कम से कम 2 लाइन तो भरनी ही भरनी है। तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 5 है बालक बच गया लघु निबंध का मूल प्रतिभाग
प्रतिभाग स्पष्ट कीजिए। और इसी तरह से प्रश्न नंबर 6 है, कुटज के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है, दिशा कविता का मूल भाव लिखिए। प्रश्न नंबर 8 है, माघ महीने के आधार पर नागमती की विरह दशा का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 9 है, फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं, कैसे। 20 कोहर की माटी के आधार पर बताइए। और प्रश्न नंबर 10 है आपका, हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, क्यों और कैसे। अपना मालवा खाऊ उजाड़ सभ्यता पाठ के आधार पर लिखिए। ओके, नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 11 रहेगा, वो है आपका प्रश्न नंबर 11, ओज गुण को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 12 रहेगा, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में बताइए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 रहेगा, उल्टा पिरामिड शैली क्या है, आपको इसको समझाना है। प्रश्न नंबर 14 है, नाटक के प्रमुख तत्वों को संक्षेप में लिखिए। और प्रश्न नंबर 15 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक आपको इंट्रोडक्शन परिचय लिखना है। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रश्न नंबर आपका सेक्शन सी यानी कि खंड स रहेगा, जिसमें आपको प्रश्नों के उत्तर है लगभग 60 शब्द के अंदर देने हैं, यानी कि 4 से 5 लाइन आपको देनी है, या फिर 5 से 8 लाइन आपको इसका आंसर करने हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 रहेगा, वसंत आया कविता की मूल संवेदना अपने शब्दों में लिखनी है। और इसी के ऑप्शनल में है कि मैं जनाऊं नित नाथ स्वभाव में राम को स्वभाव की किन विशेषता का उल्लेख किया गया है, उसके बारे में लिखना है। और प्रश्न नंबर 17 है, शेर लघुकथा में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। या फिर आपको इसका ऑप्शनल में है, यसे सर अराफात का व्यक्तित्व सहजता सरलता स्वभाव से ओतप्रोत था। गांधी, नेहरू और यासे सर अराफात के पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है आपको। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 18 रहेगा। प्रश्न नंबर 18 रहेगा, वो है आपका, आशा से ज्यादा दीर्घजीवी कोई वस्तु नहीं होती, पंक्ति के आधार पर सूरदास की मनोदशा का वर्णन करना है आपको। इसी के ऑप्शनल में है, प्रकृति सजीव नारी बन गई, इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यता स्पष्ट करनी है आपको। और उसके बाद में आपका सेक्शन डी रहेगा, जो खंड द है, उसमें आपका प्रश्न नंबर 19 है। यहाँ पे आपका एक गद्यांश है और यहाँ से ये गद्यांश आया है आपका, तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। और उसके बाद में इसी के ऑप्शनल में एक और गद्यांश है, वो यहाँ से यहाँ तक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके। उसके बाद में आपको यहाँ से नेक्स्ट आपका रहेगा, और उसके बाद में प्रश्न नंबर 20 आपका पद्यांश है, उसकी सप्रश्न व्याख्या करनी है। तो यहाँ से आपका ये पद्यांश रहेगा, आपका अगर ये करना है तो आप इसको ये कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ के इसके ऑप्शनल में एक और मिलेगा, जिसको आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ के अच्छे से कर सकते हैं। तो दोनों में से जो आपको सूट करता है, जो अच्छे से आता है, उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जिसके अंदर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 40 शब्दों में निबंध लिखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन अ है आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन ब आतंकवाद या वैश्विक समस्या, और ऑप्शन स है वर्तमान शिक्षण प्रणाली एवं नैतिक शिक्षा, और द है आपका मेरा प्रिय कवि। तो इन चारों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको ऐसे राइटिंग करनी है, जो कि 400 वर्ड्स के अंदर आपको एटलीस्ट आपको 2 पेज या 2.5 पेज भर करके लिखना है। तो फाइनली इस तरह का आपका जो 5 अप्रैल को होने वाला पेपर है, वो इस तरह का रहेगा। और मैंने पेपर बता दिया है, साथ ही साथ इसकी आंसर की है वो भी मैंने डिस्कस कर ली है। तो अब आप अपना 100% एग्जाम में जरूर देके आए, और नीचे कमेंट सेक्शन में